एक ह्यूमन की बेसिक नीड में कपड़ों के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जूता, चप्पल या फुटवेयर। और फुटवेयर की दुकान अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो एक चीज को समझ कर रखिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि जो भी लोग इस दुकान को शुरू करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने ही चला पाते हैं और फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता है। अब बिजनेस बंद होने का रीज़न क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इसको लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज तो लोग लोकेशन ही गलत चुन लेते हैं। जहां पर पहले से 8-10 दुकानें चल रही हैं आपने वहीं पर खोल ली, अब उनकी मार्केट बनी हुई है, उनके पास ज्यादातर लोग जाते हैं, तो आपके पास क्यों आएंगे? तो सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च करिए, देखिए किस जगह पे नीड है, कहां पे हाई फुटफॉल है, ज्यादातर लोग आते जाते हैं, कहां पर आपके चप्पलों के अच्छे मूल्य मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा रूरल एरिया में भी नहीं जाना है जहां पर लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंस ना कर सके, बहुत ज्यादा ऐसे एरिया में भी आपको नहीं चले जाना है जहां पर लोगों को केवल ब्रांडेड चीज़ें ही पहनना पसंद हो, वो महंगे शोरूम्स में ही जाना पसंद करते हो। तो वैसा एरिया आपको देखना है जो आपके बजट के हिसाब से हो, वहीं पर आप इसको शुरू करिए। अगर रूरल एरिया में जाते हैं तो वैसी चीज़ें आपको रखनी होंगी, अगर आप बिल्कुल हाई क्लास एरिया में जाते हैं तो आपको फिर वहाँ वैसे ही ब्रांड्स रखने होंगे। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर हमने अपनी दुकान की फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर हम कह सकते हैं ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स उठा लिए हैं और हमने दुकान खोली है किसी ऐसे एरिया में जो बिल्कुल रूरल है, जहाँ पर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गाँव में लोग ब्रांडेड पहनते नहीं हैं, पर फिर वही रेशियो वाली बात आ जाती है कि गाँव में अगर 100% लोग हैं तो उसमें से 20 या 30% ऐसे हैं जो ब्रांडेड खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, उनके पास पैसे हैं। बाकी के जो 70% हैं उनके पास अभी भी पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वो सस्ती चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो जैसी चीज़ें बिकने वाली होती हैं, जैसे माल आपका बिकने वाला होता है वैसा ही माल उठाइए, वरना आपका जो माल है वो डेड हो जाएगा, पड़े पड़े ट्रेंड चला जाएगा और फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो वहाँ पर आपका केवल लॉस ही होगा और यही कारण बनता है कि दुकान लोगों के बंद भी होते हैं। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो चप्पल या जूते की दुकान शुरू करते हैं और शुरू करते ही दुकान उन्होंने दबा के माल भर लिया, दुकान भरा जब दिखेगा तभी तो कस्टमर आएगा ये सोचकर, और उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी दुकान लीजिए और उसमें उतना ही माल भरिए जितना आपको लग रहा है कि निकल सकता है। 30,000, 40,000 या 50,000 तक का माल भरिए। वो जब निकल रहा है, आपको पता चल जाता है कि हाँ सेल ठीक ठाक है, तब जाकर यहाँ माल बढ़ाइए आपके पास। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पर आप बिना फैशन ट्रेंड को समझे हुए माल उठाकर ले आते हैं और फिर वो बिकता नहीं है, तो यहाँ पर आपके लॉस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में अगर आप नॉर्मल जूते खरीद कर लाएंगे, युवाओं को देंगे तो वो इतने ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, लेदर वाले भी लाएंगे तो वो उतने ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। पर अगर आप उसी की जगह चेल्सी शूज़ ले आएंगे, चेल्सी जैसा कि ट्रेंड है आज के टाइम में, उनको सेल करेंगे तो यहाँ पर उनकी सेल्स भी और डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। जो लोग भी ट्रेंड को अनदेखा करते हैं वो आखिरकार फाइनली लॉस में ही जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 5, एरिया के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर कि आपको प्राइसिंग कितनी रखनी चाहिए, तो यहाँ पर आप फिर से अपने दुकान को लॉस की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख देंगे, एमआरपी के हिसाब से ही बेचेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर चांस ये रहेगा कि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर को तो और भी सस्ते दामों में चीज़ें मिल जाती हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर। वो देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ तो हमें इससे भी सस्ता मिल रहा है, हम क्यों ना वहाँ से उठा लें। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा सस्ता रख देते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है, वही आप केवल निकाल रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा लॉस है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिसाब से आपको देख कर रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप 20 से 30% तक का मार्जिन रखिए। आसपास की दुकानों को देखिए, उनके क्या रेंज है, उस अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को रन करिए, तब आप मार्केट में टिक पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर लेते हैं, पर फिर भी आपको उनको झेलना पड़ता है। अगर आप उनसे व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो वो आगे 4 और लोगों को बताएंगे, जिससे आपकी मार्केट खराब हो सकती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सहना भी पड़ता है आपको, और अगर आपका मिजाज थोड़ा गर्म है, नहीं झेलते हैं, तो फिर समझ लीजिए वही चीज़ है, फिर आपकी दुकान का बंटाधार होना शुरू हो जाएगा।
एंड पॉइंट नंबर 7, आपकी शॉप का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिस्प्ले से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी सी LCD या स्क्रीन लगा देंगे। आप अपने दुकान में जो भी आपके फुटवेयर्स हैं उनको किस तरीके से कस्टमर्स को शो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो कस्टमर को अगर चीज़ दिखेगी तभी बिकेगी, और जब चीज़ दिखेगी तो वही अट्रैक्टिव लगेगी, वही अट्रैक्ट करके कस्टमर को दुकान के अंदर तक बुलाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा प्रॉपर डिस्प्ले एरिया होना चाहिए जहाँ आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से शो कर सकें। पॉइंट नंबर 8, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है उधारी की। अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे 50 लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई साहब हमें उधार दे दीजिए। अगर आपने उधार देना शुरू कर दिया तो यहाँ पर आपका पैसा फंसना शुरू हो जाएगा। उधार दीजिए पर केवल उनको दीजिए जिन पे आपको 100% भरोसा है कि हाँ मिल ही जाएंगे, आपका पैसा फंसने वाला नहीं, डूबने वाला नहीं, और वो भी 10 से 15 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड का अगर आपको लग रहा है तो आप शक भी है अगर आपको, तो बिल्कुल भी उधार में काम मत करिए और ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि पेमेंट ऑनलाइन ही रखिए। पॉइंट नंबर 9, आज के टाइम में जो लोग भी शॉप शुरू कर रहे हैं वो ऑनलाइन मार्केट को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑनलाइन मार्केट में आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो और ब्लिंकिट जैसे साइट्स भी आ जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं। इन पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट हैं, जो भी चप्पल जूते जो भी लिस्ट हैं, उनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। अगर उनको आप नज़रअंदाज करेंगे, उनके प्राइसिंग को नज़रअंदाज करेंगे तो लोग वहीं से शॉपिंग करेंगे, आपके पास क्यों आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप उन पे जो भी प्राइस लिस्ट है उससे बहुत ज़्यादा हाई मत रखिए, उसी के आसपास उसके बराबर या फिर उससे थोड़ा बहुत कम ही रखने की कोशिश करिए ताकि कस्टमर उनको छोड़कर आपके पास आए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप भी इन प्लेटफॉर्म्स पर एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए अगर आपके पास GST मौजूद है। इससे क्या होगा कि ना केवल आपके शॉप की जो भी कस्टमर्स होंगे वो आप तक आएंगे, बल्कि पूरा इंडिया आपका कस्टमर बन जाएगा। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है और इससे आपको अच्छा मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि माल खरीदते टाइम आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। पहले चप्पल जूते की दुकान में 2 से 3 महीने कहीं काम करिए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, कौन सा माल ज़्यादा बिकता है, कौन सा ट्रेंड में बिकता है, माल आता कहाँ से। खास तौर पर मथुरा और कानपुर 2 बड़े हब हैं चप्पल जूतों के निर्माण के। चमड़ा उद्योग तो कानपुर ही से ही जुड़ा हुआ है, पूरे चमड़े के जितने भी जूते हैं वो कानपुर से ही जाते हैं पूरे भारत में लगभग। तो यहाँ पर आप कानपुर से माल उठा सकते हैं। इसके अलावा चप्पल जूतों के लिए आगरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप बाकी का माल आगरा से उठा सकते हैं। खुद आप वहाँ विजिट करिए, देखिए, समझिए कि मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, उसके बाद आप इसका काम करना शुरू करिए, तब जाकर आप अच्छा अर्न कर पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की कौन सी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है चप्पल जूते के बिजनेस में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।